चलो, वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस. Group 2, paper number 10, which is a subject called as an corporate accounting and auditing. तो बस ये नाम ही काफी है जहां से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पे अकाउंटिंग क्या पढ़ना है. ग्रुप 1 में जो आपने पढ़ा था विच इज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दिस इज अ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. तो जितने भी आपकी कॉर्पोरेट कंपनीज है, कंपनी रिलेटेड अकाउंटिंग है, नॉट ओनली अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अलावा ऑडिटिंग वाला जो पार्ट है वो सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है इन अ पेपर नंबर 10. पेपर नंबर 10 आपका कंप्लीटली 100 मार्क का है, बट इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है. 50% पार्ट इज ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, 50% पार्ट इज ऑफ कॉर्पोरेट ऑडिटिंग. अब इसमें दो विषय होते हैं. तुम लोगों को लगता है कि अकाउंट्स है, अकाउंट्स है, अकाउंट्स है, मतलब अकाउंट्स में थ्योरी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, प्रैक्टिकल है. अरे ठीक है, हो गया. जायदाद पे थोड़ी नाम लिख रहे, इतना क्या है. ऐसा बोलोगे यार मेरा जायदाद में नाम लिखना रह गया है, ऐसे इतना और नाम रहा. ठीक है, डन. गौतम जा का टेंशन मत ले. तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में से 50% पार्ट, 50 मार्क्स का आपका जो पार्ट है वो 50 मार्क्स का पार्ट आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, और इसमें सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ने अपने को. कितने? 5. तो मतलब कुछ भी नहीं, ये सिलेबस ऑलमोस्ट तुम्हारे ग्रुप 1 के कंपैरिजन में ऑलरेडी 50% है. उसके बाद 50 मार्क्स का आपको पढ़ना है ऑडिटिंग वाला पार्ट. ऑडिटिंग वाला पार्ट आप पहली बार पढ़ोगे और ये थेरोटिकल है, बट नाम के लिए थेरोटिकल, क्योंकि एक्चुअल में इसमें जो पढ़ाने वाली जो चीजें हैं वो हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे, बट लिखना कैसे आपको? थ्योरी में. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ थ्योरी. बट ये थ्योरी वाला टॉपिक है ही नहीं. आपको अगर अकाउंटिंग आता है तो आप ऑडिटिंग कर पाओगे. अकाउंटिंग में क्या करते हो कि आप सही तरीके से अकाउंटिंग करते हो कि ये फॉर्मेट है, इसके हिसाब से फिगर पुट ऑन करो, बट ये अकाउंटिंग आपने ठीक से किया है कि नहीं किया है ये चेक करने का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है. कॉस्ट शीट बनाते हो तो कॉस्ट शीट ठीक से बनाई कि नहीं बनी ये आप लोग चेक करोगे एज अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट. तो ये जो एग्जामिनेशन का काम होता है दैट इज नथिंग बट ऑडिटिंग. तो ये एग्जामिनेशन तब कर पाओगे ना जब आपको करेक्ट अकाउंटिंग एंट्री पता होगी. एग्जामिनेशन तब कर पाओगे जब आपको करेक्ट कॉस्ट शीट कैसे बनानी है वो पता होगी. सो दैट्स द रीजन कि इसके लिए आपका बेस अकाउंट्स है, इसके लिए बेस आपका कॉस्टिंग है. तो वो दोनों ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बस लिखना आपको क्या है? थेरोटिकल है. देन तो 50% पार्ट आपका जो है वो आपका ऑडिटिंग का है, 50% पार्ट जो है आपका वो आपका अकाउंट्स का है. नाउ 5 चैप्टर है, अगर आप चेक करोगे तो पांचों के पांचों चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंस है. 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. तो आज से ये सवाल पूछना बंद, कौन सा चैप्टर करूं, कौन सा नहीं करूं, इंपॉर्टेंट कौन सा है. पांचों चैप्टर इंपॉर्टेंट है. अन्नालय को है ही 5 चैप्टर, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट निकाल के देना. सो दे गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस. हाँ, बट अगर ये 5 चैप्टर में से अगर मुझे 2 बेस्ट चैप्टर निकालने जो फ्यूचर में जाके सीएमए फाइनल में या आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपको काम में आएंगे, ऐसे 2 चैप्टर है. वो चैप्टर है पहला वाला अकाउंटिंग फॉर द शेयर्स एंड डिबेंचर, और 5वां वाला चैप्टर विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ये चैप्टर को ज्यादा स्ट्रेस इसीलिए दो क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में आपको यही काम करने वाला है. शेयर से रिलेटेड काम करना है, डिबेंचर से रिलेटेड काम करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको कंप्लाई करने हैं. तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 1 आध महीने तक आपका सिर्फ शेयर कैपिटल और डिबेंचर ही चलेगा, 1 महीने तक, और उतना डिटेल में मैं कवर भी करवाता हूं. द रीजन इज दैट कि वो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है. ब्रेड एंड बटर वाला आपका टॉपिक है. अगर ये नहीं आता है तो फिर आपको बाद में थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज में जब इंटरव्यूज के लिए जाओगे या बाहर एक्सपीरियंस के लिए जाओगे तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है. तो वर्ड ही है ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बेसिक है कैपिटल. अगर वो कैपिटल वाला पार्ट आपको अच्छे से नहीं आता कुछ फायदा है क्या? नहीं. सेकेंड वाला चैप्टर है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये एकदम चिल्लर चैप्टर है. फाइनल अकाउंट, वही एडजस्टमेंट जो 11th में करते थे, वही एडजस्टमेंट जो 12th में करते थे, वही एडजस्टमेंट जो तुमने फाउंडेशन में किए, वही एडजस्टमेंट जो इंटर ग्रुप 1 के अकाउंट में किए. क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, कहाँ ऐड करना है, कहाँ लेस करना है. बट वेट, थोड़ा ट्विस्ट है, फॉर्मेट चेंज हुआ है. वो तुम्हारा टी वाला फॉर्मेट नहीं है, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है. तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होने के नाते इसका वर्टिकल शेड्यूल 3 एज पर कंपनी एक्ट 2013 इसके हिसाब से फॉर्मेट है. और इनका मतलब फॉर्मेट है. क्यों ये फॉर्मेट दिया? किसने?
कंपनी एक्ट 2013 ने दिया है शेड्यूल 3 के हिसाब से, तो ये फॉर्मेट को आप आपके हिसाब से, आपके मर्जी के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। सर मैं कैश नहीं लिखूंगा तो चलेगा क्या, सर मैं इसका शेड्यूल नहीं बनाऊंगा तो चलेगा क्या? लॉ लॉ है, लॉ दो ही चीजें कहता है, ये सही है या ये फिर गलत है। थोड़ा सा एडजस्ट किया, हाँ उतना तो बराबर रहना, लॉ ऐसे नहीं करता है। जज के सामने जाओगे, 10 में से 4 डॉक्यूमेंट दिए, हाँ 4 तो दिए ना, 6 में बाद में देता। जज है वो, कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स का मतलब डॉक्यूमेंट होता है, लॉ का मतलब लॉ होता है, उस दिन का मतलब उस दिन होता है। मेरा सर दर्द कर रहा था, मेरा ब्रेकअप हुआ है, छन से जो टूटे कोई सपना, मैं ब्रेकअप पे था तो मेरे को डिप्रेशन में सूझ नहीं रहा, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करूं? वो जज को कुछ लेना देना नहीं तेरी पर्सनल लाइफ में तू क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। लॉ का मतलब लॉ है, और ये कॉर्पोरेट लॉ है, तो बट ऑब्वियसली यू हैव टू डू इट एज इट इज, एग्जैक्टनेस आपको चाहिए यहाँ पे। तीसरा वाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी हो चुका है, क्वाइट अ गुड चैप्टर, स्कोरिंग है। अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस, ओके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने ये 3 चैप्टर कवर नहीं किए थे। इसका रीजन ये है कि बैंकिंग का अलग से रेगुलेशन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1999, आरबीआई एक्ट। तो आरबीआई एक्ट के हिसाब से उन्होंने बोला है कि ये चीजें हमको चाहिए, तो इसके हिसाब से बैलेंस शीट बनाओ। ट्रेडिंग, P&L जो आपका है उसमें एक रेवेन्यू स्टेटमेंट बनता है, इनकम का स्टेटमेंट बनता है, वो उसके हिसाब से। इलेक्ट्रिसिटी का भी स्पेशल एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, उसके हिसाब से उनका फॉर्मेट अलग है। और इंश्योरेंस कंपनी उनका IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट, उनके हिसाब से उनका फॉर्मेट है। तो ये 3 कंपनी स्पेशल कंपनीज है, तो इनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है ये हम लोगों को चैप्टर नंबर 4 में देखना है। एंड एज यूजुअल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि आपको फॉलो करना है, तो ज्यादातर इजी है, 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपको यहाँ पे कवर करना है। देन नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वन है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिट, मतलब ऑडिट पहली बार पढ़ रहे हो तो एग्जैक्टली ऑडिट होता क्या है, कौन करता है, कैसे ऑडिट किया जाएगा, कैसे एग्जामिनेशन किया जाएगा, ये उन्होंने पूछा है। प्रोविजन रिलेटेड टू द ऑडिट, इसका 30 मार्क का वेटेज है। ये चैप्टर में बेसिकली बताया गया है कि ऑडिटर को पगार कितनी मिलती है, ऑडिटर क्वालिफाई कब होता है, ऑडिटर डिसक्वालीफाई कब होगा, ऑडिटर का अपॉइंट कैसे किया जाएगा, ऑडिटर के राइट्स क्या है, ऑडिटर के राइट्स के अलावा ऑडिटर की ड्यूटीज क्या है। तो इन शॉर्ट मेरी लाइफ स्टोरी तुमको समझने वाली है कि मैं दिन भर क्या करता, बस बाकी कुछ भी नहीं। एंड द नेक्स्ट वन, ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब हॉस्पिटल का ऑडिट कैसे करना है, स्कूल्स का ऑडिट कैसे करना है, कौन से पॉइंट्स कंसिडर करने हैं, कॉर्पोरेशन, पुणे कॉर्पोरेशन, देन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनके ऑडिट्स कैसे करने हैं, ये वाला चैप्टर है। ऑडिटिंग के लिए मैं बताना चाहूंगा, ऑडिटिंग का पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं एक तो ये मेरा डे टू डे काम है ऑडिटिंग वाला, सो इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग नए नए स्टोरीज तुमको समझ में आएंगे। प्रैक्टिकल एक्सपोजर मैं आपको ये सब्जेक्ट में दे सकता हूँ। इसमें मैं जनरली एक पैटर्न ये फॉलो करता हूँ कि मेरा चैप्टर नंबर 1 होने के बाद मैं एक क्वेश्चंस का लिस्ट बनाता हूँ और वो क्वेश्चन का लिस्ट आपको देता हूँ और मैं बकायदा वो आपको लिखवाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये इसका आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, घर जाके आप लिखो। तो आपका एक राइटिंग प्रैक्टिस भी होता है, उसी बहाने आप वो आंसर को पढ़ लेते हो, उसी बहाने आपका वो याद हो जाता है। 30-35 क्वेश्चन का एक पूरा बुक आपका बन जाता है वहां पे, उसको रिवाइज कर लिया, बस ऑडिटिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरा अभी भी मेरे हिसाब से लास्ट मंथ में मैंने ऑडिट का रिवीजन लिया था, 2 सेशंस लिए थे मैंने, 1-1 घंटे के, 1.5-1.5 घंटे के एंड ऑल दैट। वो वीडियो चेक करो और पेपर चेक करो, वीडियो में जो बोला गया है वर्ड टू वर्ड ऑडिटिंग का वही क्वेश्चन आपकी फाइनल एग्जाम में है, ओल्ड सिलेबस में भी न्यू सिलेबस में। इसका नहीं, इसके पीछे वाला भी अगर आप जनवरी वाला भी अगर वीडियो चेक करोगे तो उसमें भी जो क्वेश्चंस बोले हैं वही। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट में वेट करेंगे सर जो 15 क्वेश्चन बोलेंगे वही करके जाएंगे, ये नहीं है। नॉलेज तो लेना है बट वो जो 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस में आपको निकाल के दूंगा वो क्वेश्चंस आपको बाय हार्ट थरोली डन करके जाने ही जाने, उसके बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, वो तो करना ही करना है। तो वो मैं ग्रुप पे बीच बीच में डालते जाऊंगा। तो ऑडिट के लिए आपको सेपरेट बुक करना है, अकाउंट्स के लिए आपको सेपरेट बुक करना है। मेजॉरिटी आपका जो क्लास का ड्यूरेशन है 3.5 महीने 4 महीने, उसमें से ऑलमोस्ट 75% क्लास आपकी कॉर्पोरेट अकाउंट की चलेगी और 25% पार्ट आपका ऑडिटिंग चलेगा, क्योंकि ऑडिटिंग थियोरेटिकल है तो इसको पढ़ाने में और समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बट उतना ही डिटेल में और इतना ही प्रैक्टिकल एक्सपोजर के हिसाब से अपन उसको डिटेल में कवर करेंगे। नाउ पेपर फॉर्मेट की बात करूं, क्योंकि
मैं एज यूजुअल मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ, मैं उतना सीरियस स्टूडियस सिंसियर स्टूडेंट नहीं हूँ। मेरे को स्ट्रैटेजी बनानी आती है, गोल बनाना आता है। मेरे को पता है कि मेरे को अगर ये गोल तक पहुंचना है तो कैसे कम समय में कम एफर्ट में वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो इसलिए पेपर एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 100 मार्क का पेपर है, 50 मार्क का अकाउंट्स, 50 मार्क का ऑडिटिंग। अब वो 50 मार्क में से 14 मार्क्स का आपका एमसीक्यू है अकाउंट्स में, और 14 मार्क्स का एमसीक्यू है आपका ऑडिटिंग में। 14 14 28 28 मार्क्स के एमसीक्यू है, और ये चेंज नहीं होगा, ये इंस्टीट्यूट का डिसाइडेड पैटर्न है। तो 28 मार्क्स स्कोर करना बहुत ज्यादा आसान है। और जैसे मैंने बोला था, एमसीक्यू बुक है मेरे पास एक बिट क्वेश्चन का, ओके, वो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ ही है, बस मैंने मेरे नोट्स में उसको कवर करवा के दिया है। वही एमसीक्यू का 1.5 घंटे का 2 घंटे का आप सेशन कवर करोगे, आपके 28 मार्क्स फुल्ली कंफर्म हो जाएंगे। तो बट वो एमसीक्यू आने के लिए एकमेखास देख के फिर आओगे धरू सुपंत कोऑपरेटिव सोसाइटी चला गए, इसका आंसर क्या है, उसका आंसर क्या है, वहां एग्जाम में उतना टाइम नहीं है आपके पास। अपनी मेहनत पे बिलीव करो, अपने बलबुले पे मार्क लेके आओ। भले ही 40 हो बट वो मेरे, और 60 भी है तो भी मेरे। वो ऐसे इधर उधर देख के उधारी के मार्क भीख मांग के इधर से एक ऑप्शन उधर से एक ऑप्शन कुछ काम का नहीं है। एमसीक्यू अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है तो आपके थ्योरी पे होल्ड होना जरूरी। भले ही वो अकाउंट्स हो, भले ही आपका ऑडिटिंग हो, आपका थ्योरी जितना सॉलिड होगा उतने आपके एमसीक्यूज बनेंगे। एमसीक्यू कहीं बाहर के नहीं आते, एमसीक्यू आपके जो मॉड्यूल के नीचे दिए वहीं से आते हैं, या जो इंस्टीट्यूट ने बिट क्वेश्चन दिया है वहीं से एमसीक्यू आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट। ये तो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है। नाउ इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अलावा ये अपने क्लास के नोट्स है, ओके, जैसे दिख रहे वैसे ही मिलेंगे। इसको ब्लैक एंड व्हाइट करवा के मिलेंगे क्या, कलर में मिलेंगे क्या, कलर ही मिलेंगे। तुम्हारी जिंदगी जितनी रंगीन है उतना ही ये सब्जेक्ट भी रंगीन है, तो इतना ही इसी फॉर्मेट में मिलेगा। फिलहाल के लिए अब भी ध्यान से देखो और सुनो, 2 बुक्स है, एक अकाउंट्स वाला है और एक ऑडिटिंग वाला है। तो 2 बुक अलग अलग से मैंने आपको बना के रेडी रखे हुए। इसके अलावा देर इज अ वन मोर बुक विच इज कॉल्ड एज अ चार्ट बुक विच इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने शायद परसों क्लास फ्लो के क्लास में दिखाया था, वर्क इन प्रोग्रेस। उसमें कुछ चेंजेस बाकी है, एडिटिंग वाला पार्ट बाकी है, तो वो वाला पार्ट बाकी है, वो मिलेगा बट वो थोड़ा सा डिले मिलेगा। या फिर मैं आपको शायद ऐसा भी हो सकता है कि सॉफ्ट कॉपी में इशू कर दूंगा, बट हार्ड कॉपीज में ये 2 बुक आपको तो अवेलेबल करवा के दे दूंगा। वो वाले क्वेश्चन में जिन लोगों ने मेरे से ग्रुप 1 की क्लासेस ली है दे नोज दैट मैं धुआंधार क्वेश्चन करवाता हूँ, नुस्ता क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत सारा प्रैक्टिस करवाता हूँ, इतना क्वेश्चन करवाता हूँ कि घर जाने के बाद तुमको सवाल आता है कि साला कितने क्वेश्चन देखे कौन से नहीं देखे। प्रैक्टिस इज द मस्ट इन द अकाउंट सब्जेक्ट। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। जिन लोगों ने पेपर दिया है उनको पता है कि टाइम 2 वजह से, एक तो बहुत सारा आ रहा है बट लिखने के लिए टाइम नहीं है, एक तो कुछ नहीं आ रहा है, यही हालत है। सो वो वाली चीजें थी। इंस्टीट्यूट कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछता है, तो अभी आपको ऐसे नहीं कि बस हाँ ये फॉर्मेट दिया, ये फिगर डाल दिया, विषय खत्म हो गया। आपको कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, लॉजिकली पढ़ना पड़ेगा, और टाइम मैनेज करना पड़ेगा। वो टाइम मैनेजमेंट जब तक नहीं होता है तब तक वो तुम्हारे पास तुमने कितना नॉलेज लिया है, कितना डिटेल में पढ़ा है, उसका कोई मैटर नहीं। मैंने 6 महीने तक मेहनत की है ग्रुप 2 के लिए, और मैं पेपर में अगर 3 घंटे में पेपर नहीं लिख के आ पाता 100 मार्क का, तो फिर वो 6 मेहनत पूरी बर्बाद है ना। तो वो राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, भले वो थ्योरी हो तब भी जरूरी है, थ्योरी के अलावा अकाउंट्स हो तब भी जरूरी है। हाँ, थ्योरी में बहुत लोगों को डर रहता है कि ऑडिटिंग वाले में सिर्फ थ्योरी है, वी आर पुअर इन लैंग्वेज एंड इंग्लिश एंड ग्रामेटिकली। अकाउंट्स में लैंग्वेज का सवाल है ही नहीं, इंग्लिश आता है तुमको बस विषय खत्म है। वहां पे ग्रामेटिकली चेक नहीं करेंगे, वहां पे लीगल लैंग्वेज नहीं चाहिए, ओन लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो। वहां पे मैटर करता है आपका कीवर्ड्स, कि ये कीवर्ड्स आने चाहिए थे कि आपने कवर किए क्या। अगर कवर किए यू विल गेट द डेफिनेटली मार्क्स, उसके लिए मार्क्स कट नहीं होंगे। तो ये वाले जो नोट्स है, ये वाले नोट्स में आपका मॉड्यूल कवर है, पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस कवर है, आपका आरटीपी एमटीपी कवर्ड है। तो आपको अलग से कोई भी दूसरा बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। 100% एक की बुक को फॉलो करो।
तुम प्रॉब्लम ये होता है कि आप एक बुक फॉलो करते हो, फिर दूसरी फॉलो करते हो, फिर तीसरी फॉलो करते हो, दूसरे में अलग फॉर्मेट होता है, उनका टेक्निक अलग होता है, उनकी वर्किंग नोट, दैट क्रिएट अ कंफ्यूजन फॉर यू। एक पे ही भरोसा रखो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, चार चार को साथ में लोगे मरोगे। हाँ, वो कंधा देके पहुंचोगे ही तुमको, बस बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, बट तुम्हारी वो फितरत है, तुम्हारा प्रॉब्लम वो है कि यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आया, प्रॉब्लम नहीं आया तो ठीक है ना, नो वन इज परफेक्ट, आपको थोड़ा बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, ऐसे जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ पे बैठे हुए सबको पढ़ाया है, सब लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो रहे क्या? कुछ हो रहे, कुछ सेकंड में हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, ऐसे भी हो रहा ना। तो सामने वाले की ग्रास्पिंग पावर पे, आपके एफर्ट पे भी वो मैटर करता है। इट कैन नॉट बी ऑलवेज अ वन साइडेड एफर्ट। मैं तो मेरे काम करूंगा, बट आपको भी उसके हिसाब से एफर्ट डालने पड़ेंगे, उसके हिसाब से रिजल्ट जो है वो वेरीज हो रहा है। ऐसे ही क्या मैं प्रॉब्लम सबको एक ही समझा रहा ना, कि इसको पर्सनल है वेदांत इधर आ, तेरे को दो प्रॉब्लम ज्यादा समझाता है, ऐसे है क्या? नहीं, उसको प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम लेके आता है मेरे पास अलग विषय के, ये वाले प्रॉब्लम नहीं लेके आता। ओके, ऑनलाइन वाले में किसी को कोई डाउट? सर इसमें एमसीक्यू कवर है क्या? यस, एमसीक्यू कवर है। और कुछ? समरी बुक देंगे? हाँ देंगे। मॉड्यूल के क्वेश्चंस कवर है क्या? हाँ, मॉड्यूल के क्वेश्चंस कवर है। और कोई डाउट? बोलो जल्दी, ऑफलाइन में ले, कोई किसी को डाउट? कौन? पक्का? मस्त पुणे एक्सप्लोर कर रहा तू तो, कहाँ घूम रहा? बोलो जल्दी से, नए वाले स्टूडेंट जिन्होंने पहली बार किया, ये तो पुराने वाले बहुत सारे स्टूडेंट है, फालतू का पांच छह डाउट रहते। बोल बोल। नहीं नहीं, खोल, अरे मुंह खोल, नालायक हो तुम लोग, मतलब बात करना बेकार है तुमसे। अच्छा, हार्ड कॉपी में ज्यादातर कोशिश है वो एक्चुअली डिजाइन में तुम्हारे लिए क्रिएटिव नोट्स बनाने के चक्कर में वो थोड़ा सा डिले होता है। अब वो ऐसे भी होने चाहिए ना कि तुम्हारा पढ़ने का मन करे, उसमें तुम इंटरेस्ट लो, तुम इंटरेस्ट लोगे तो पढ़ोगे, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा, बट वो हो जाएगा, डोंट वरी, मैं हार्ड कॉपी में इशू कर दूंगा। इस ग्रुप में आग लगा देंगे, क्लास में मत लगा बस। मैं छोटा क्यों दिख रहा? मैं छोटा ही है, मेरा दिल काफी बड़ा है। अब पता नहीं है सेटिंग कुछ किया रहेंगे इन लोगों ने, वो मुझे नहीं पता कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नॉट गोइंग इन दैट। और वैसे भी मेरे को देखने के पैसे नहीं दिए तुम लोगों ने, मेरे से पढ़ने के पैसे दे रहे हो। दिस इज डन, सबको क्लियर है? ओके, एक और बेसिक सवाल जो हर बार होता है सब लोगों का, सर सिलेबस कब खत्म होगा, और दूसरा रिवीजन होगा क्या, मैराथन होगा क्या, एमसीक्यू होगा क्या, और फलाना ढिमकाना टेस्ट सीरीज होगा क्या, एंड ऑल दैट। ध्यान से समझो, ग्रुप वन के कंपेरेटिवली ग्रुप टू, जिन लोगों ने ऑलरेडी किया उन लोगों को पता है, एग्जाम होने से पहले ग्रुप टू जल्दी खत्म होगा आपका। ऑलमोस्ट ऐसे समझो कि दिवाली से पहले आपका ग्रुप टू खत्म हो जाएगा। दिवाली कब है? 10 नवंबर आई गेस, 10, 11, 14 नवंबर को बाल दिन होता है वेदांत। 4 को दिवाली नहीं है, वो मेरा बर्थडे है, पता है मेरे को। नहीं, मैं वही देख रहा था दिवाली है क्या उस दिन, क्योंकि दिवाली होती तो फिर कोई भाव नहीं देता। बोलो ना, दिवाली कब है? 11। हाँ, तो उससे पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। दिवाली का जैसे ही वेकेशन खत्म हो जाएगा तुम्हारा 10 दिन का, उसके बाद इमीडिएटली विल स्टार्ट विथ फर्स्ट कैप्सूल बैच। कैप्सूल बैच क्या होता है? तो पहले डिटेल रिवीजन किया जाता है, जो मैंने आपको 3.5 महीने में 4 महीने में पढ़ा है उसको मैं 10 दिन में कवर करूंगा। तो वो 10 दिन में आपका ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग दोनों पार्ट करवाऊंगा। ऐसे बहुत ज्यादा लोगों में मिथ है कि द थिंग इज दैट ऑडिटिंग वाला पार्ट रिवाइज नहीं होता है, वो नहीं करते, मैं करवाता हूँ। मेरे सेशंस अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वो डिटेल रिवीजन होगा। वो डिटेल रिवीजन के बाद विल शिफ्ट टू द मैराथन, और मैराथन के बाद एग्जाम से एक दिन पहले होता है आपका वन डे बिफोर एंड एमसीक्यू डिस्कशन। तो एमसीक्यू डिस्कशंस भी होगा, और एमसीक्यू डिस्कशंस के अलावा इस बार टेस्ट सीरीज भी है। अब जिन लोग दे रहे हो ना, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी इंप्लीमेंट किया था, फेस टू फेस वाले स्टूडेंट और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के लिए पहला वाला टेस्ट सीरीज फ्री रहता है।
फ्री, तो इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। टेस्ट सीरीज 2 ये मैं इंसिस्ट करता हूं, ग्रुप 2 और ग्रुप 1 जो लोग दोनों देने वाले हैं उनके लिए ये डिस्क्लेमर है, ग्रुप 2 का पढ़ाई बहुत अच्छे से करो। ग्रुप 2 में अगर अच्छे स्कोर आए तो आपका ग्रुप 1 भी निकल सकता है, और जो लोग सिर्फ ग्रुप 2 कर रहे हैं उनके लिए भी ये डिस्क्लेमर है, ग्रुप 2 का रिजल्ट हमेशा पिछला 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का रिजल्ट निकालो, हमेशा 22%, 25% के हिसाब से लगता है। इसमें फर्स्ट स्ट्रोक में सक्सेस पाना पॉसिबल है। रीजन नंबर 1, एक तो सिलेबस आपका कम है। रीजन नंबर 2, यहाँ पे एमसीक्यू का आपको एक सपोर्ट जो पहले स्टैंडर्डली नहीं मिलता था वो स्टैंडर्ड सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड रीजन नंबर 3, इसमें आपको वो जो मैच्योरिटी चाहिए ना, धक्के खा चुके हो फर्स्ट ग्रुप में, बहुत लोगों ने खाया हुआ है या उनको आइडिया आ चुका है, तो वो मैच्योरिटी से पढ़ते हो जिसकी वजह से ग्रुप 2 के रिजल्ट्स आपके इनिशियली बहुत अच्छे। मॉड्यूल ये आपका बेस है, एमटीपी पेपर आपका बेस है, आरटीपी जो आपके आते हैं मॉडल टेस्ट पेपर एंड रिवीजन टेस्ट पेपर ये आपका बेस है। इसी में से ज्यादातर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट वो क्वेश्चन सॉल्व करना आने से पहले मुझे मेरा नॉलेज होना जरूरी है। डन। इंस्टीट्यूट का मेल करना है बट वो मुझे टाइम नहीं मिला, मैं 31 जुलाई में थोड़ा सा बिजी था, मैं कल फ्री हो तो मैं करवाता हूँ। मेरे को आए एक दो लोगों के मैसेज कर, मेल भेजा नहीं आपने, देता हूं मैं करवा के आपको। चलो स्टार्ट करें। चलो चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो आपके जो शेयर्स है, आपके जो डिबेंचर्स है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करना है, ये जो चैप्टर है ये कंप्लीटली जर्नल एंट्री बेस्ड चैप्टर है। और जर्नल एंट्री बोला तो आप लोग पहले से ही क्या होते हैं, टेंशन में आते हैं, सर जर्नल एंट्रीज कैसे करें। डोंट वरी, लॉजिकली डिटेल में जर्नल एंट्रीज करेंगे। तुम्हारे दिमाग में जर्नल एंट्रीज का डर इसीलिए बैठा है क्योंकि इससे पहले जिसने भी पढ़ाया, पहली चीज तो लॉजिक बताया नहीं, ये जर्नल एंट्रीज है, रट के आओ, क्यों काय को पूछने का नहीं। सो दैट्स द रीजन रट के आए। तो अपन बस वही छापते आ रहे, और जहां अपने को छापते नहीं आता है, जनरल एंट्रीज नहीं आता है, वहां तक हो रहे। दैट्स व्हाई वो आपका फियर जो है वो डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे बढ़ रहा है। बट यहाँ पे अपन लॉजिकली करेंगे तो वो जनरल एंट्री आपकी क्लास में हो जाएगी, इसका गारंटी मैं देता। स्टार्ट विथ फर्स्ट, किसकी अकाउंटिंग करनी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करनी है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करनी है मतलब क्या करना है, तो आपको कंपनी की अकाउंटिंग करनी है। तो कंपनी एग्जैक्टली होता क्या, कंपनी का मतलब होता है, इट्स डिवाइडेड बिटवीन अ 2 वर्ड, लैटिन वर्ड है कॉम। कॉम का मतलब होता है कमिंग टुगेदर, एंड पैनीज का मतलब होता है फॉर द ब्रेड एंड बटर। कमिंग टुगेदर फॉर ब्रेड एंड बटर, इट इज कॉल्ड एज एन कंपनीज। सो ब्रेड एंड बटर का एग्जैक्ट मीनिंग मतलब कंसिडर एज एन प्रॉफिट, कि हम लोग सब लोग साथ में आ रहे और कंपनी बना रहे ताकि उसमें से हम लोग प्रॉफिट कमा सके। लॉस कमाना किसी का इंटेंशन हो ही नहीं सकता है, अगर है तो बिजनेस का को कर रहा, फिर तेरी जिंदगी में पहले से लॉस है। सो दैट्स द रीजन, एवरीवन्स इंटेंशन इज टू अर्न अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। यहां पे बैठे हुआ कोई इंसान जो नॉर्मल है वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे बहुत सारा लॉस हो, जो नॉर्मल है। अब नॉर्मल वो तो क्या कुछ भी बोलेगा। देन फीचर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी फीचर्स देखने से पहले कंपनी का डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन क्या है, इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद अ परपेचुअल सक्सेशन अंडर द कॉमन सेल। तो ये डेफिनेशन आपने लॉ में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। आपका और मेरे जैसा नेचुरल पर्सन नहीं है, इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ ने क्रिएट किया है। आज के तारीख में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है, बट इट इज नॉट क्रिएटेड बाय द लॉ, इट इज क्रिएटेड बाय द टेक्नोलॉजी। वैसे दिस इज क्रिएटेड बाय द लॉ एंड विथ परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है, अरे 2 लाइन तो पढ़ने दो, 2 लाइन नहीं पढ़े तो पीडीएफ कब मिलेगा, पीडीएफ कब मिलेगा, दुखी आत्मा चुप बैठ इधर। बोलो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, क्या गोइंग कंसर्न, सिद्धि बता रही, बोलना, अरे बोल बोल। ओके, शी वांट टू से दैट कंप्लीटली कंपनी का जो लाइफ है
वो अनलिमिटेड है, इनडेफिनेट है। कंपनी कितने साल तक चलेगी आप ये बता भी नहीं सकते, और वैसे भी ये कंपनी मरेगी नहीं, क्योंकि इट इज आर्टिफिशियल पर्सन, ये नेचुरल पर्सन नहीं है आपकी तरह कि मेरी तरह कि कंपनी मर जाएगी। सो दैट्स द रीजन कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। इट विल गो एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना चल सकता है उतना चलेगा। आपके मेंबर्स आएंगे जाएंगे, डायरेक्टर्स आएंगे जाएंगे, वो डेथ होगा, इंसॉल्वेंट होगा, बट कंपनी चलती जाएगी। कंपनी इंसॉल्वेंट भी हुई, कंपनी बंद हो सकती है, बट कंपनी कभी भी उसकी डेथ नहीं हो सकती। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज एन व्हाट, परपेचुअल सक्सेशन। इट विल कंटिन्यू फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो मैं हमेशा वो धूम 3 वाला मूवी देखा तुमने, आमिर खान वाला, कितने लोगों ने देखा है? देखा है कि नहीं? तो आमिर खान का उसमें एक फेमस डायलॉग है कि ये बैंक की वजह से मेरे पापा की डेथ हुई थी, बराबर, तो मैं बैंक से बदला लेना चाहता हूँ, बैंक को मारना चाहता हूँ, बट बैंक को मारा नहीं जा सकता। तो शायद वो लॉ का स्टूडेंट रहेगा, उसको पता है इट्स अ परपेचुअल सक्सेशन। तो मैं बैंक को खत्म करता हूँ, कैसे खत्म करेंगे? उसके पैसे खत्म करो तो बैंक खत्म। सो दैट्स द ओनली, आमिर खान ने लॉ पढ़ा हुआ है। सो परपेचुअल सक्सेशन अंडर इट्स common seal. What is common seal? Common seal is a signature of your company. तो कंपनी का एक सिग्नेचर होता है, कंपनी का एक सील होता है, दैट इज कॉल्ड एज एन सिग्नेचर ऑफ कंपनी। ये मेरा वाला सील है, ये वाला, तो जहां पे लिखा हुआ है श्रीकांत पटेल चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेंबरशिप नंबर एंड ऑल दैट। तो द थिंग इज दैट ऐसे ही कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो खुद होके तो साइन कर नहीं सकती है, तो ऑन देयर बिहाफ डायरेक्टर साइन करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी साइन करेगा। सो वहां पे एक आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे कंपनी का स्टैंप लगाया जाता है, और वो कंपनी का जो स्टैंप है उसको बाद में जो डायरेक्टर्स है वो साइन करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज एन कॉमन सील। इन शॉर्ट, सिग्नेचर ऑफ योर कंपनी इज कॉल्ड एज एन कॉमन सील। तो वो स्टैम्प तो क्या ऐसे 25-25, 50-50 रुपए में वैसे भी मिलते हैं, मार्केट में मिल जाएंगे। स्टैम्प लगा दूंगा रिलायंस कंपनी का, स्टैम्प लगा दूंगा तो क्या एकदम रिलायंस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया? नहीं, स्टैम्प के साथ साथ उस पे ऑथराइज करके उनके डायरेक्टर्स का या उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर का या उनकी सेक्रेटरी का साइन होना चाहिए। दैट गिव्स ऑथराइजेशन कि ये सिग्नेचर करेक्ट है। सिर्फ स्टैम्प होने से वो डॉक्यूमेंट लीगल होने वाला है क्या? नहीं, स्टैम्प के साथ साथ ऑथराइज बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव, उनका साइन होना जरूरी है। तो डेफिनेशन बाय हार्ट क्लियर कर लो। इट इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विथ अ परपेचुअल सक्सेशन अंडर इट्स कॉमन सील। डन। नाउ कंपनी के कुछ फीचर्स है, क्या है कंपनी के फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। मतलब जैसे नेचुरली पर्सन की बर्थ होती है वैसे इसको लॉ के हिसाब से इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना पड़ेगा कहां पे? आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनी, जहां पे आप कंपनी को रजिस्टर करोगे, इन शॉर्ट उसको इनकॉर्पोरेट करोगे। उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद एक बार कंफर्मेशन दे दिया और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। नाउ आपने 11th में या 12th स्टैंडर्ड में एसपीओसी में कहीं ना कहीं तो पढ़ा है कि अपने को 2 सर्टिफिकेट लाने पड़ते, एक इनकॉर्पोरेशन और एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। सो दोनों में फर्क क्या है? इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये कि कंपनी आपकी स्टार्ट हो गई, इनकॉर्पोरेट हुई, ओके, स्टार्टेड बिजनेस। सो इन दैट सिचुएशन कंपनी स्टार्ट हुए तो वो सर्टिफिकेट जो मिलता है दैट इज कॉल्ड एज एन इनकॉर्पोरेशन। बट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई इसका मतलब ये नहीं ना कल से अपन ने बिजनेस करना चालू किया। बिजनेस चालू करने के लिए कभी कभी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगते हैं, बाकी की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होती है। तो जिस टाइम पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, वो स्टार्ट करने के बाद आरओसी आपको एक और सर्टिफिकेट देती है विच इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो इनकॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी बनी है, और कमेंसमेंट का मतलब आपने बिजनेस एक्चुअली लिटरली स्टार्ट किया है। तो जो प्राइवेट कंपनी उनको एक ही सर्टिफिकेट लाना है, कौन सा? इनकॉर्पोरेशन। बट जो पब्लिक कंपनीज है वो पब्लिक कंपनीज को इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट दोनों सर्टिफिकेट लाना है। एंड द रीजन पब्लिक कंपनी है, मतलब इसमें सिर्फ उसके मैनेजिंग डायरेक्टर का, प्रमोटर का पैसा नहीं है, इवन आम जनता का, पब्लिक का पैसा है। तो पब्लिक जानना चाहती है कि आपने सिर्फ कंपनी इनकॉर्पोरेट करके पब्लिक के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे ना, जेन्युइनली
कंपनी को चला रहे फॉर द पर्पस, फॉर द ऑब्जेक्ट यू फॉर्म, और उसमें से जो भी प्रॉफिट होगा उनके साथ शेयर करोगे कि नहीं करोगे। तो पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए उनको एक और सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, विच इज सर्टिफिकेट कॉल्ड एज व्हाट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। क्लियर, पक्का। देन सेपरेट लीगल एंटिटी, ये अपन बचपन में पढ़े थे, चैप्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सेज दैट आपका बिजनेस अलग है और बिजनेस के ओनर अलग है। दे आर नॉट अ वन आइडेंटिटी, दे आर द टू सेपरेट आइडेंटिटी। मैं ही मेरा बिजनेस है और मेरा बिजनेस ही मैं है, ये वाला कंसेप्ट यहां पे नहीं चलता। दो जिस्म एक जान, उसने खाना खाया तो मेरा पेट भर गया, मैंने खाना खाया तो उसका पेट भर गया, तुमसे प्यार हो गया एंड ऑल दैट, ये फलाना ढिमकाना चीज है। तुम अलग हो, मैं अलग है, माइंड योर ओन बिजनेस। ओके, सिंपल वाला पार्ट है। तो बिजनेस का ओनर एंड बिजनेस, दे आर द टू सेपरेट आइडेंटिटी। बिजनेस ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड करूंगा तो बिजनेस की करेक्ट परफॉर्मेंस कैसे दिखेगी। मेरा घर का खर्चा मैं बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरे ड्राइवर की सैलरी मैं बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वो तो मेरा पर्सनल खर्चा है ना। क्या बिजनेस का करेक्ट परफॉर्मेंस दिखेगा? नहीं। तो कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट सेपरेट। आप अलग हो, आपका बिजनेस अलग है, आपके शेयर होल्डर अलग है, आपकी कंपनी अलग है। शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हुआ मतलब कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं हुई है, कंपनी अलग है। और कंपनी इंसॉल्वेंट हुई मतलब शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हुआ है, ऐसे नहीं है। दे आर द टू सेपरेट आइडेंटिटी। नेक्स्ट, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, वही सेम वर्ड है जो परपेचुअल सक्सेशन में लिखा था कि कंपनी के मेंबर्स आएंगे जाएंगे, आप सॉल्वेंट रहोगे इंसॉल्वेंट रहोगे, बट कंपनी आपकी चलती जाएगी। नेक्स्ट वन, कॉमन सील। कॉमन सील इज नथिंग बट व्हाट, सिग्नेचर ऑफ योर कंपनी। सो कंपनी का जो साइन है वो सिर्फ स्टैंप है, राउंड कलर का एक सिग्नेचर। आपने कहीं ना कहीं तो फिल्मों में देखा रहेगा या किसी डॉक्यूमेंट पे देखा रहेगा कि कंपनी का स्टैंप है, उस पे ऑथराइज बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव। देन लायबिलिटी कंपनी की कैसी होती है, लिमिटेड कि अनलिमिटेड? लिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी कहीं ना कहीं तो पड़ा है, क्या मतलब होता है उसका? परफेक्ट। तो अगर बिजनेस आप बंद कर रहे हो, तो बिजनेस बंद कर रहे हो तो आप आपके एसेट बेच के लायबिलिटीज को क्लियर करोगे। जब तक लायबिलिटीज क्लियर नहीं होते तब तक आप बिजनेस बंद नहीं कर सकते। अगर लायबिलिटीज क्लियर करने के लिए आपके बिजनेस के एसेट सफिशिएंट नहीं है तो आप आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के, तुम्हारा घर, तुम्हारा सोना, तुम्हारा फर्नीचर, तुम्हारा बीवी नहीं, थोड़ी बीवी थोड़ी बेचते, पागल है क्या? पर्सनल एसेट को बीबी लायबिलिटी आता है, एसेट में नहीं आता। सो वो पर्सनल एसेट को बेच के वो बिजनेस के एसेट्स को क्या करेंगे हम लोग, रीपे करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड लायबिलिटी। बट देर इज अ वन मोर कॉल्ड एज एन व्हाट, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब मेरी लायबिलिटी बिजनेस तक ही लिमिटेड है, मेरे पर्सनल एसेट्स जो है, मेरी प्रॉपर्टीज, देन मेरे कैश, बैंक बैलेंस, गोल्ड, फर्नीचर, मेरे जो पर्सनल एसेट है घर, उस पे कोई भी लायबिलिटी या कोई भी हाथ नहीं डालेगा। वो एसेट बेचने की जरूरत नहीं है। जो भी करना है बिजनेस के एसेट बेच के करो, अगर नहीं पैसे हो रहे तो बिजनेस से ही पैसे निकालो, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। दैट इज कॉल्ड एज अ लिमिटेड लायबिलिटी। अब ध्यान से समझो, अगर फॉर एग्जाम्पल टुडे आई एस्टैब्लिश विद अ कंपनी कॉल्ड इंस्पायर एकेडमी लिमिटेड, ओके, तो इंस्पायर एकेडमी लिमिटेड कंपनी है और मैंने आपको बोला कि इंस्पायर एकेडमी लिमिटेड ये अपना क्लासेस का जो बिजनेस है वो सर्विस देके बिजनेस कवर करने वाली है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन माय कंपनी, तो 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में ही इशू कर रहा हूं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको 10 रुपए देने हैं और आपको कंपनी का मालिक बन जाना है। तो हर एक इंसान क्या करेगा, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से शेयर ले लेगा। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 करोड़ शेयर इशू करना है। एक शेयर कितने का है, 10 का, तो 10 करोड़ मेरा बन जाएगा वहां पे। ओके, नाउ कौन कौन अप्लाई कर रहा है, जरा हाथ खड़े करो। अरे दो चार ही लोग चाहिए रैंडमली। हाँ, कितने शेयर लेंगे दादा, बोलो। 150।
जैसी सोच वैसा आदमी, वैसे ही तू 150 के आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्लाइंट ने कल को बोला फीस कितना, 150, है कि नहीं? मतलब बड़ी सोच रखनी ही नहीं है, 150 में ही रखना है तेरे को। मार्क कितने लेके आएगा ग्रुप 2 में? 150। कितना? 60 करोड़। ठीक है, 150 तो 150 इंटू 10 कितने हुए? 1500। इतने पैसे उसको देने पड़ेंगे। उसने बोला सर मेरे जेब में अभी 1000 रुपए है क्या? कितने है? कितने जेब में चेक करना। अच्छा गूगल पे चेक कर। 500। किसके पास? पैसे ही नहीं है क्या? नालायक है ते। मराठीत म्हण आहे, खिशात नाही दान आणि मला बाजीराव म्हणा. तसं झालं ते. 150 रुपए शेयर लेने और पैसे है नहीं मेरे पास। डन। नेक्स्ट वन। तो ऐसे समझो इसने 500 रुपए दिए, तो इससे और कितना पैसा आने वाला है? 1000। ओके नील, कैसा है तू नील? कितने शेयर लेगा नील? 10। नील ने बोला 10 शेयर। हाँ उसने बराबर कैलकुलेशन किया, जितने पैसा है उतना बोला उसने। कितना? 100। ओके बट नील बोला सर मैं अभी पैसे नहीं दे रहा, मैं रिजल्ट के बाद पैसा देगा। तो कितने हो गए? 100। नाउ इन दैट सिचुएशन देयर इज अ एक्स पर्सन, ओके, जिसने 1 लाख शेयर्स लिए हुए। तो 1 लाख शेयर्स पे 10 रुपए मतलब कितना? 10 लाख। और उसने पूरे के पूरे 10 लाख पे किए, तो उसका लायबिलिटी क्या हो गया? 500। अच्छा ठीक है, 500 शेयर। देन 500 शेयर 10 रुपए के हिसाब से तेरे को देने कितने? कितना दे रहा? पूरे 5000 दे रहा? कैश में दे रहा? कितने? 5000। ओके इसने पूरे 5000 दिए। तो इन दैट सिचुएशन जरा ध्यान से देखो, ओके ये जो अपने भाई साहब थे इन्होंने 150 शेयर्स लिया था, ओके 150 इंटू 10, इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है? 1500। मतलब 1500 के ऊपर 1501 टू 1600 2000 ये पैसे मैं कभी नहीं मांग सकता। वो क्या बोलेगा? सर मैंने जितना शेयर लिया उतना ही फेस वैल्यू के हिसाब से पैसा दूंगा, उसके ऊपर मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तुम कंपनी लॉस में जाओ, प्रॉफिट में जाओ, कुछ भी हो, चांद पे जाओ, मेरे को कुछ नहीं देना है, मैं इतने ही पैसे देना। तो उसकी लायबिलिटी क्या हो गई? लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ 1500। अब 1500 का उसका लायबिलिटी लिमिटेड है, यस। उसमें से 500 उसने दिए, तो अभी भी उसका लायबिलिटी कितने है? 1000, जो पैसे उसने अभी तक नहीं दिए। देन 10 शेयर्स लिए थे नील ने, 100, उसने कुछ भी पैसा नहीं दिया, तो भी उसकी पूरी लायबिलिटी कितनी है? 100। मैक्सिमम लायबिलिटी भी कितनी है? 100। नाउ एक्स पर्सन उसने पूरे 10 लाख दिए, पूरा पूरा पैसा दिया। अब पूरा पैसा दिया तो कुछ लायबिलिटी है नहीं, तो उसकी लायबिलिटी 0। इवन अपने हीरो में 5000 शेयर लिए हुए, उसकी भी लायबिलिटी क्या है? 0। सो योर लायबिलिटी अनपेड अमाउंट ऑन शेयर पे डिसाइड होता है। तो इस पे अनपेड अमाउंट कितना था? 500 दिया था, 1000 नहीं दिया था, तो इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है 1000 तक। इसकी लायबिलिटी लिमिटेड थी 100 तक, और इन्होंने पूरा पैसा दिया था तो उनकी लायबिलिटी थी ही नहीं। सो योर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू, रिकॉल द वर्ड, अनपेड अमाउंट ऑन शेयर। जो पैसा तुमने शेयर पे दिया नहीं है उतने तक ही लायबिलिटी आपकी लिमिटेड है, दैट इज कॉल्ड अनपेड अमाउंट ऑन शेयर। समझ में आ गया? डन। नेक्स्ट वन कौन सा आपका? डिस्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट। नाउ अब तुम लोग सारी इंस्पायर कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो क्या डेली इंस्पायर में आके बैठोगे? नहीं, उतना जगह है नहीं। अब रिलायंस कंपनी के 10,000 करोड़ शेयर होल्डर है, डेली कंपनी में कहाँ बैठेंगे? जगह है नहीं। तो हम लोग ये बोलते हैं कि देखो जब एनुअल जनरल मीटिंग होगा, बराबर, तब एनुअल जनरल मीटिंग में हम तुमको साल भर में एक बार बुलाएंगे समोसा खाने के लिए, एनुअल स्टेटमेंट देने के लिए एंड ऑल दैट। बट तब तक के लिए आप आपके में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करो। दैट रिप्रेजेंटेटिव्स आर कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो कंपनी संभालेंगे, वो कंपनी में आएंगे और वो आपको क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। तो जैसे देश चलता है वैसे ही बिजनेस चलता है।
अपने यहाँ पे भी अभी 150 करोड़ का देश है, 150, तो 150 करोड़ का देश है, तो क्या 150 करोड़ लोग पार्लियामेंट में जाके थोड़ी बैठेंगे, है क्या जगह उतना? नहीं। तो अपन ने मेंबर्स इलेक्ट करके देखे, खासदार, आमदार एंड ऑल दैट, दे रिप्रेजेंट, नलायक है वो अलग लेवल है, तो क्या करें। बट सेम वैसे भी हम लोग मेंबर्स में से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो अपनी बात रखेंगे, अपने लिए काम करेंगे, ऐसे लोगों को चुन के देते, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, डायरेक्टर। वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, मैं मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, आप मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है। सो डिस्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अलग है और शेयर होल्डर अलग है। शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको बोला जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो कंपनी को मैनेज करेंगे, बाकी कोई कंपनी को मैनेज नहीं करेगा। वो डिसाइड करेंगे किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, कितनी पगार देनी है, कितने लोगों को निकालना है, कितना प्रोडक्शन करना है, ये सारे डिसीजंस लेके प्रॉफिट साल भर का रिपोर्ट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल आपसे। तो आपको टाइम टू टाइम परफॉर्म करके दिखाएंगे। अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपन क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर। आपने जो शेयर्स लिए हुए, जैसे कि नील ने शेयर लिया हुआ है, क्या नील ये शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकता है? यस, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो मैंने पहले ही बोला था नाम में, क्या, इंस्पायर एकेडमी लिमिटेड। द वर्ड वाज लिमिटेड, नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड। तो ये पब्लिक कंपनी था। पब्लिक कंपनी तो नील ऑल ओवर द इंडिया किसी को भी इंस्पायर कंपनी के शेयर बेच सकता है। बट इफ आई से दैट इंस्पायर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, तो ये प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी नहीं। तो क्या वो फ्रीली, जिसको वो जानता नहीं, वो ऐसे पब्लिक को, पब्लिक वो अननोन ना, तो ऐसे अननोन पर्सन को, पब्लिक को वो शेयर बेच सकता है? नहीं। वो शेयर बेच सकता है बट अपने फ्रेंड्स को जिनको वो जानता है, अपने रिश्तेदारों को जिनको वो जानता है, अननोन पर्सन जो इसके लिए पब्लिक है, उसको वो शेयर बेच नहीं सकता है या ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो पब्लिक कंपनी कैन फ्रीली ट्रांसफर द शेयर्स टू द एनीवन, बट प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर ओनली टू देयर रिलेटिव्स और देयर फ्रेंड सर्कल। देन नॉट अ सिटीजन, क्या कंपनी आपकी सिटीजन है? नो। आप सिटीजन हो क्या? कैसे? 18 का हो गया तो क्या, बांग्लादेश में भी 2-4 लोग 18 के हुए, क्या हुए, सिटीजन हुए? 18 का इज नॉट द क्राइटेरिया। कैसे डिसाइड होता है यू आर अ सिटीजन? आधार कार्ड, बोलना जोर से, आवाज नहीं आ रहा। नेशनल, नेशनलिटी, बट नेशनलिटी डिसाइड कैसे हो रहा है? आधार कार्ड से। और ऑनलाइन वाले फटाफट वीडियो को लाइक करो ना, लाइक हो, सिर्फ लेक्चर देखते रहते। बोलो ना, हाउ यू डिसाइड इंडियन नेशनलिटी? पासपोर्ट, बट पासपोर्ट कार्ड निकालने के लिए आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। पैन कार्ड, उसके लिए भी आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। बोलो, हाउ यू डिसाइड यूर इंडियन? सर ये सवाल मत पूछो, हम दिल से इंडियन है। तो छाती फाड़ के दिखा। बोलो ना, कैसे डिसाइड होगा? डॉक्यूमेंट बेस पे, जन्म दाखला, ओके डन। आवाज ही नहीं। अर्निंग के हिसाब से, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और कोई? बर्थ, ओके। 2-4 डॉक्यूमेंट्स आए मेरे सामने, उसके हिसाब से बर्थ प्लेस, ओके। अब बर्थ प्लेस से डिसाइड नहीं होता कि तुम इंडियन हो या नॉन इंडियन हो। कोई फॉरेनर कपल यहाँ पे आया और यहाँ पे उनका, तो इन दैट सिचुएशन क्या वो इंडियन हो गए, बच्चा इंडियन हो गया? दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया, ओके। 2-4 रीजन है, बर्थ प्लेस इज वन ऑफ द पार्ट बट इट्स नॉट अ कंप्लीट क्राइटेरिया ओवर देयर, और ये आपको पता होना चाहिए। नेशनलिटी डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आपके पेरेंट का बैकग्राउंड चेक किया जाता है, वेदर दे आर अ रेसिडेंट। ये दोनों फॉरेनर थे, उनका बच्चा इंडिया में हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया में पैदा हुआ तो ये इंडियन हो गया करके। इनका जो पीछे वाला जनरेशन है, उनका कोई इंडिया के साथ कोई रिलेशन है क्या? द आंसर इज नो। इन दैट सिचुएशन वो बच्चा भी इंडियन नहीं हो सकता है। नाउ आप लोग, आपके दोनों पेरेंट्स इंडिया में ही थे, आपका भी बर्थ इंडिया में ही हुआ है, इंडियन, तो बेस्ट प्लेस ऑफ आपका क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ। दूसरा आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड जब आप निकालने जाते हो ना, तो आपके पेरेंट्स के डिटेल कंसिडर किए जाते हैं। तो आपका हेरिडेटरी,
यानी कल को ऐसे समझो कि कोई ऐसे समझो कि कोई इंडियन कपल है या इंडियन फैमिली है, काम के सिलसिले में फॉरेन गई थी, यूएस एंड यूके, वहां पे उनको बच्चा हुआ तो क्या इंडिया का बच्चा नहीं है? अरे उनके पेरेंट्स इंडियन है ना, सो दैट इज ऑल्सो क्राइटेरिया कि हाँ वो इंडिया के बाहर पैदा हो गया तो ये इंडियन बच्चा नहीं है, ऐसे नहीं, वो इंडिया का क्राइटेरिया उसके पेरेंट्स तो है। बीच में ना बहुत ज्यादा एक बवाल हुआ था, नैक करके एक कमेटी आ रही थी, एनआरसी एक्ट आ रहा था, पता है तुम लोगों को? इंडियन रेसिडेंशियल एक्ट एंड इंडियन नॉन रेसिडेंशियल एक्ट, जिसमें वो एक्ट्रेस कौन है, नहीं नहीं, ये अड़े तेरे बगल पागल की तरह बोलते रहे, कंगना रनौत नहीं बोल रहा, दूसरी, नाम नहीं याद यार, पता है ज्यादा मूवीज में नहीं है, 2-4 मूवीज में। एनआरसी पे बहुत ज्यादा बवाल हुआ था वो एक्ट को लेके कि हाउ यू डिसाइड द इंडियन नेशनलिटी। तो अपने जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने क्राइटेरिया बनाया था कि 1947 के बाद जितने लोग इंडिया में रह रहे हैं या उनके पेरेंट्स का बैकग्राउंड चेक करके डिसाइड किया जाएगा कौन इंडियन है और कौन इंडियन नहीं है। दूसरा, आपका अर्निंग सोर्स देखा जाएगा, आप पैसे कहां से कमा रहे हो, उस पर डिसाइड किया जाएगा कि आप इंडियन हो या नहीं हो। बट बाद में इन लोगों ने ये एक्ट को पास होने नहीं दिया, अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, बट ये 2024 से पहले पास करके जाएंगे। वो ये डिसाइड करेगा कि कौन इंडियन है और कौन इंडियन नहीं है। इवन आज के तारीख पे आधार कार्ड है, बट ऐसे आधार कार्ड तो अपने यहाँ पे क्या ऐसा भी मिल जाता है एंड ऑल दैट, सो दैट्स द रीजन इवन दैट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर एज एन करेक्ट प्रूफ। तो एनआरसी वाला एक्ट उसीलिए ला रहे टू आइडेंटिफाई दैट कि आप इंडियन हो या नहीं हो। अब उनको इश्यू है कि ये बताना जरूरी है कि मैं अगर इंडिया में रह रहा हूं, मैं इंडिया में पैसा कमा रहा हूं, तो मेरे को बताने में क्यों प्रॉब्लम है कि मैं इंडियन हूं। उनका कहना है कि हम अगर इंडिया में रह रहे तो हम क्यों बताएं हम इंडियन है। पागल, अगर तेरे पापा का नाम अगर मेरा जैसे नाम है श्रीकांत अशोक पाटिल, तो मैं अशोक पाटिल नाम लिखाऊंगा ना, मैं अशोक पाटिल का बेटा है करके, तभी पता चलेगा ना मैं अशोक पाटिल का बेटा है। तो इसमें बताने में प्रॉब्लम क्या है? बोलते मैं क्यों बताऊं, हाँ मतलब तू इंडियन है तो तेरे को बताना पड़ेगा तू इंडियन है करके, वो बताने में नहीं प्रॉब्लम है तो कैसे होगा फिर? तो बट ऑब्वियसली वो वैसे ही है, वो बोले एनआरसी में हम लोग क्यों बताए कि हम लोग इंडियन है, तो इंडियन नहीं है तो फिर निकल बाहर। बट उनको ये बताने में प्रॉब्लम है, इसलिए वो बिल को क्या करे, अपोज करे, नहीं हम क्यों बताए हम इंडियन है, हम क्यों प्रूफ करे हम इंडियन है। अब पागल, तेरा डीएनए टेस्ट होगा तो तेरा पापा कौन मम्मी कौन बताना पड़ेगा ना तेरे को, सिंपल है। अब वो टेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट टेस्ट कर रहा है कि तू है कौन, क्या है, तेरा अस्तित्व क्या है, तू कहां से आया है, क्या नहीं एंड ऑल दैट। अब ये तेरे को प्रूफ करने के लिए थोड़ी बोला है, वो बोले हम आते रिकॉर्ड चेक करते और तेरे को डिसाइड करते, बोलते ये डिसाइड करने वाला कौन है। अरे पागल, तू इंडिया में रह रहा तो ये डिसाइड करेंगे ना, देयर इज अ वन कॉल्ड एज एन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया में सब कुछ ऐसे ना, अपने यहाँ पे ना इंडिया में फ्रीडम का मतलब बहुत अलग लेगा। इंडिया में मैं इंडिया में रह रहा हूँ, इंडिया में फ्रीडम है मतलब मैं कुछ भी करूँ, तो कुछ भी नहीं करूँ ना, देयर इज अ लॉ, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन तुमको फॉलो करने पड़ेंगे। बट तुम क्या बोलते हैं, फ्रीडम मैं फॉलो नहीं करेंगे, येड़े के तू फॉलो करना पड़ेगा ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। दो लोग चिल्लाते हैं मैं वंदे मातरम या वंदे मातरम नहीं कहूंगा, पागल है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है तुम्हारा वो, और उसके हिसाब से कल को अगर पाकिस्तान अंदर घुस गया तो मैं बोलूंगा इसको मार, बोलेगा मेरे को क्यों मार रहा है, हमने डिसाइड किया है, तो इंडियन नहीं है इसको मारो करके, कल को हमने बोल दिया तो। सोसाइटी जब प्रोटेक्ट करती है तुमको फ्रॉम द बॉर्डर्स, तो वो देख के प्रोटेक्ट करती है कि इंडियन है नॉन इंडियन है, तू नेशनलिटी दिखा, फिर तेरे को डिसाइड करेंगे मारना है कि नहीं मारना है एंड ऑल दैट। मतलब बेफिजुल की बात है। कोई तो एक तो आधे एजुकेशन के ऊपर से वो कुछ तो 2-4 पार्टीज वाले मैनिपुलेट करेंगे, परसों से चिल्ला रहे पीजी महंगा हो रहा है, पीजी महंगा हो रहा है, हॉस्टल महंगे हो रहे हैं, 12% जीएसटी 12%। अरे नलायको, पढ़ो ध्यान से, उन्होंने क्या बोला कि जो पीजी 15,000 रुपीज के ऊपर का रेंट ले रहा है उसको 12% जीएसटी है। अब कौन सा पीजी आज के तारीख में 15,000 के ऊपर का रेंट ले रहा है? और अगर ले रहा है पुणे में ऐसे कुछ पीजीज है जो 15,000 के ऊपर के रेंट ले रहे, दे आर प्रोवाइडिंग द लग्जरियस फैसिलिटीज ना, उनका खाना, उनका वहां पे रहने का, वाईफाई, बाकी की फैसिलिटी, वहां पे एक रूम में 3-3 लोग ठूस नहीं रहे वहां पे, हाँ तू भी इधर तू भी इधर तू भी इधर, चौथा है तू भी एडजस्ट कर, एक पर्सन एक रूम, दे आर चार्जिंग 15,000। लग्जरी पे टैक्स लगा है तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? आधे लोगों ने इतना पॉलिटिकल एजेंडा बना के डालना चालू है, 12% जीएसटी 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 जीएसटी, हॉस्टल महंगा हो गया, बच्चों की जान खा रहे, बच्चों को मार रहे, ये वो। कौन सा बच्चा मर रहा है बे? उसको कुछ नहीं फर्क गिरा, तुमको फर्क गिरा नहीं, तुमको क्या, मेरे को तो भरने ही नहीं है पैसे, विषय खत्म है वहां पे। हॉस्टल वाला देखे जितने पीजी पुणे में चल रहे हैं ना, उसका रजिस्ट्रेशन करते करते गवर्नमेंट पागल हो जाएगी, हर 2 गली में पीजीज है।
सो दैट्स द रीजन सब रजिस्टर नहीं है और सब पे जीएसटी नहीं है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड क्राइटेरिया है. बोम्बा बोम करे सगळीकडे. नॉट अ सिटीजन. चलो नॉट अ सिटीजन, इनका आधार कार्ड नहीं बनता है, इनका पासपोर्ट नहीं बनता है, इनको वोटिंग कार्ड नहीं बनता है, तो इनको जो बेसिक राइट्स है, राइट टू स्पीक, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच एंड ऑल, वोटिंग वाले राइट, सो ये सारे राइट्स इनको कुछ भी नहीं है. एज क्यों नहीं है? ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने नेचुरल पर्सन को दिए, आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं. सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट अ इंडियन सिटीजन. देन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, तो 3 बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने हैं. कौन से 3 बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं? पहला परचेस एंड सेल, बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट. दूसरा एक्सपेंस एंड इनकम, मतलब पी एंड एल. तीसरा क्या? एसेट एंड लायबिलिटीज. ये बुक्स ऑफ अकाउंट आपको क्या करने? मेंटेन करें. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडिट एंड राइट ऑफ इंफॉर्मेशन. जितनी कंपनीज है इंडिया में, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, लिमिटेड, अनलिमिटेड, रजिस्टर, अनरजिस्टर, लिस्टेड, अनलिस्टेड, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, ये सारी कंपनीज को ऑडिट करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है. कंपलसरी एज पर कंपनी एक्ट ऑडिट करके लेना ही पड़ेगा, ताकि आपकी कंपनी में आपने कितना प्रॉफिट कमाया, वो सही टैक्स आपने गवर्नमेंट को दिया या नहीं दिया. देन आपने जिस पर्पस के लिए कंपनी बनाई, क्या उसी पर्पस का बिजनेस आप कर रहे हो ना, ये सब कुछ चेक करने के लिए उनका एग्जामिनेशन किया जाता है. तो इसमें ऑडिट में भी 3 ऑडिट किए जाते हैं. एक होता है फाइनेंशियल ऑडिट, आगे जाके पढ़ना ही है, ये करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट. ओके, कि फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक से मेंटेन किए क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना दिख रहा है, बैलेंस शीट आपकी करेक्ट है, ट्रू एंड फेयर दिखाई दे रही है कि नहीं. फिर आता है वहां पे कॉस्ट ऑडिट. जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो कुछ ना कुछ तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करना जरूरी है. वो कौन करेंगे? आप लोग, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कि कॉस्ट शीट ठीक से बनाया कि नहीं करना है, कैलकुलेशंस उसके चेक करेंगे. और उसके बाद आता है आपका सेक्रेटरियल ऑडिट, विच इज जो आपके कंपनी लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट है, देन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, देन एम्प्लॉइज का मिनिमम वेजेस एक्ट है, बोनस एक्ट है, ये सारे लॉज कंप्लाई किए कि नहीं, ये चेक कौन करेगा? सीएस. तो ऑडिट तो आपको हर बार करना पड़ेगा, और ये तीनों चीजों का करना पड़ेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी, और सेक्रेटरियल अकाउंटिंग का भी आपको ऑडिट करना पड़ेगा. और इसके क्राइटेरिया ऑलरेडी डिसाइडेड है, सीए, सीएस एंड सीएमए. देन टाइप्स ऑफ कंपनी, तो कौन से टाइप्स ऑफ कंपनीज है? सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? जिस कंपनी में मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बुलाता है. मेजॉरिटी स्टेक का मतलब क्या है? 51% ऑफ पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट. नाउ एक्चुअल रियलिटी में देखा जाए तो इंस्पायर इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ओके, तो इंस्पायर इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, इंस्पायर कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, इनके शेयर्स लेने चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने मिला के 60% शेयर्स इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड के ले लिए. तो इन दैट सिचुएशन बाकी के इंस्पायर एकेडमी के जितने भी फैकल्टीज है, उनमें स्टेक कितना बचा? 40%. गवर्नमेंट के पास कितना है? 60. तो मेजॉरिटी कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है. तो मेजॉरिटी डिसीजन भी कौन ले रहा है? गवर्नमेंट. हम लोग ले रहे क्या? नहीं. सो इवन नाम में क्या है? इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड, बट मेजॉरिटी इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट. तो ये भले ही प्राइवेट है, बट इसको ट्रीट क्या किया जाएगा? एज अ गवर्नमेंट कंपनी. समझ में आया? देन फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी सिंपल है, इनकॉर्पोरेटेड outside India as per their country's laws, rules and regulation, and but having a place of business in India. ये इनकॉर्पोरेट इंडिया लॉ के हिसाब से नहीं हुए, इंडियन कंपनी एक्ट के हिसाब से नहीं हुए, ये उनकी कंट्री का जो लॉ रहेगा उसके हिसाब से उन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, बट बिजनेस कहां पे कर रहे? इंडिया में. देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉरेन कंपनी. फॉरेन कंपनी का एग्जांपल दो.
बोलो। एप्पल, यस। बोलो ना फटाफट, क्या? अमेजॉन, ओके। गूगल, कोई तो यूनिक नाम बताओ, वही गिने चुने नाम आ रहे। गूगल, डन, गूगल हो गया। और डेलॉइट, ओके, डेलॉइट के ब्रांचेस एक्चुअली बोल सकते हैं ना। बोलो। स्कोडा, और बैंक ऑफ अमेरिका नाम सुना है तुम लोगों ने? मास्टर कार्ड, सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक, इसका फुल फॉर्म आधे लोगों को नहीं पता है। हांगकांग एंड शंघाई बैंक, ऑल दीज आर द फॉरेन बैंक्स और फॉरेन कंपनीज जो कि उनकी कंट्रीज के हिसाब से इनकॉर्पोरेट है, बट बिजनेस कहां पे करे? इंडिया में। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज व्हाट? फॉरेन कंपनी। देन होल्डिंग कंपनी, एंड होल्डिंग कंपनी के अलावा देर इज अ वन मोर कॉल्ड सब्सिडरी कंपनी। आपके पापा और आप, पापा इज अ होल्डिंग कंपनी, आप सब्सिडरी कंपनी। नाउ होल्डिंग कंपनी एंड पेरेंट कंपनी को एक और नाम दिया जाता है विच इज कॉल्ड एज अ पेरेंट कंपनी एंड चाइल्ड कंपनी। होल्डिंग क्यों? उन्होंने तो होल्ड करके रखा हुआ है। मेजोरिटी डिसीजन आपकी जिंदगी में फिलहाल के लिए जितने भी हो रहे, ले कौन रहा है? पापा मम्मी। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एन होल्डिंग कंपनी। नाउ आप सब्सिडरी कंपनी हो, आपके हाथ में चीजें हैं बट लिमिटेडली, पूरा कंट्रोल आपके पास है क्या? नहीं। नाउ रिलायंस कंपनी सब लोग जानते हो, ओके। रिलायंस का सिम कार्ड आता है टेलीकम्युनिकेशन में विच इज कॉल्ड एज एन जियो। जियो भी अलग सी कंपनी है, बट जियो का मेजोरिटी ऑफ द स्टेक किसने लिया हुआ है? रिलायंस कंपनी ने। तो रिलायंस कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी एंड जियो इज अ सब्सिडरी कंपनी। हाल ही में तुमने एक न्यूज में सुना रहेगा, उनका एक और बिजनेस है फाइनेंशियल्स करके। फाइनेंशियल मतलब लोगों को लोन्स एंड एडवांसेस देना। तो जियो फाइनेंशियल डीमर्ज हुआ। डीमर्ज हुआ मतलब वो एक्चुअली सब्सिडरी कंपनी थी रिलायंस कंपनी की। अब उन्होंने डिसाइड किया कि ये सब्सिडरी कंपनी को अपन क्या करेंगे, अलग से दिखाएंगे, ये जियो के अंडर, सॉरी रिलायंस कंपनी के अंडर नहीं रहेगा। तो अभी कुछ दिनों में मेरे हिसाब से 20 तारीख के बाद वो जो कंपनी के शेयर है वो लिस्टेड होना चालू करेंगे। तो वो रिलायंस कंपनी का पार्ट नहीं है, अब वो अलग सेपरेट एंटिटी है विच इज कॉल्ड एज एन जियो फाइनेंशियल कंपनी करके। तो पहले वो सब्सिडरी थी, अब वो सब्सिडरी कंपनी नहीं है। जितना मेजोरिटी स्टेक था रिलायंस कंपनी का उन्होंने निकाल दिया, अब वो एक सेपरेट लीगल अलग एंटिटी है। नाउ होल्डिंग कंपनी में दो पार्ट आते, एक पार्शियल होल्डिंग और कंप्लीट होल्डिंग। नाउ पार्शियल होल्डिंग का मतलब कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी है, कौन सी कंपनी? सब्सिडरी कंपनी, इसका 60% शेयर, 70% शेयर, 80% शेयर, 90% शेयर अगर किसी और कंपनी के पास है, देन मेजोरिटी शेयर उनके पास है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ होल्डिंग कंपनी, दिस इज कॉल्ड एज अ सब्सिडरी। बट जब सब्सिडरी का 100% स्टेक होल्डिंग के पास है, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? कंप्लीट सब्सिडरी। 100% या वोली ओन सब्सिडरी कंपनी बोला जाता है। वोली ओन मतलब पूरा का पूरा 100% कंट्रोल किसके पास है? हमारे पास है। देन रजिस्टर कंपनी, अपने यहाँ पे लॉ है कंपनी एक्ट 2013 एंड कंपनी एक्ट 1956। उसके हिसाब से अगर आपने प्रिपरेशन करके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, देन इट इज कॉल्ड रजिस्टर कंपनी। देन लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, जिस कंपनी के शेयर नेशनलाइज स्टॉक एक्सचेंज जिसको एनएससी बोला जाता है एंड बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वहां पे रजिस्टर है, दैट कंपनी आर कॉल्ड एज अ लिस्टेड कंपनी। जिनके शेयर यहां पे लिस्टेड नहीं है, देन दे आर कॉल्ड एज अ अनलिस्टेड कंपनी। तो अब मैं कुछ बोल रहा हूं, आपको ध्यान से सुनो। जितनी भी पब्लिक कंपनीज है, ओके, तो पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट किसने किया? बहुत सारे पब्लिक ने किया है, और वो पब्लिक ऐसे छोटे मोटे पैमाने पे नहीं है, करोड़ों में। तो अगर पब्लिक ने आपके कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए और उसको अपनी शेयर की वैल्यू जाननी है, तो वो जानने के लिए कहीं ना कहीं तो एक सेफ प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। तो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया विच इज कॉल्ड एज अ स्टॉक एक्सचेंज। वो स्टॉक एक्सचेंज में आपकी पब्लिक कंपनी के शेयर लिस्टेड है,
तो उसका डेली प्राइस कुछ बढ़ेगा, डेली कुछ प्राइस गिरेगा, तो यहाँ से आप शेयर बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। दिस इज अ प्लेटफॉर्म, क्योंकि आपकी कंपनी के शेयर वहां पे लिस्टेड है और पब्लिक को डे टू डे बेसिस पे उसकी वैल्यू बतानी है। दैट्स वाई एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म हम लोगों को देना चाहिए था। दैट्स वाई हम लोगों ने बीएससी एंड एनएससी को बनाया। तो जहां पे जिन कंपनी के शेयर लिस्टेड है दैट इज कॉल्ड एज अ लिस्टेड कंपनी। टाटा मोटर्स, रिलायंस, टाटा स्टील, अदानी ग्रुप, अदानी गैस, अदानी ट्रांजिशन, अदानी पोर्ट, अदानी विमलवेयर, ये सारी कंपनी लिस्टेड कंपनीज है। इनके शेयर के प्राइस आप डे टू डे बेसिस पे देख सकते हो। ओके, नाउ इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जितनी भी फैकल्टीज है इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, वो सारे इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर है। अगर हम लोगों को अगर वैल्यू जाननी है इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड की, तो राज सर को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, सर बताओ वैल्यूएशन कितना है, बता देंगे। उसके लिए लिस्ट करने का जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि कोई पब्लिक मेरी कंपनी का शेयर होल्डर है ही नहीं। जो भी है, सलीम सर है, मैं, प्रसाद सर है, राज सर है, देन बाकी के सर है, तो क्या व्हाट्सएप ग्रुप बना देके वहां पे भी डाल दे सकते हैं ना वैल्यूएशन? उसके लिए लिस्ट करने का जरूरत है क्या? नहीं। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है वो सारी प्राइवेट कंपनीज को क्या बोला जाता है? अनलिस्टेड कंपनी। और जितनी भी कंपनीज पब्लिक कंपनीज है वो सारी कंपनीज कौन सी है? लिस्टेड कंपनीज है, ताकि शेयर का डे टू डे प्राइस चले। ओला कंपनी जानते हो? ओला इज अ कंपनी विच इज अ अनलिस्टेड कंपनी। तुम्हारा फेवरेट? ओयो कंपनी इज इवन अनलिस्टेड। ओयो विल कम विद आईपीओ एंड पब्लिक कंपनी बनेगा सम अराउंड दिसंबर के आसपास इनका एप्लीकेशन आ रहा है और वो लिस्टेड कंपनीज बढ़ रहे। ओयो कंपनीज के बिजनेसेस एज कंपेयर टू इंडिया इवन चाइना कंट्रीज में बढ़े। तुम लोग कितने अपडेटेड हो मुझे पता नहीं एंड ऑल दैट। इंडिया में जितने टाइप्स होने थे वो टाइप्स उन लोगों ने कर लिए, और वो टाइप्स करने के बाद नाउ दे आर डूइंग द टाइप्स विद चाइनीज, जितने भी चाइना में होटल्स एंड ऑल दैट, इम्प्लीमेंटिंग द सेम स्कीम, सेम स्ट्रेटेजी ओवर देयर इन अ चाइना। तो चाइना की भी ऑलमोस्ट जितनी उनकी इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में से 40% लोगों ने ओयो के साथ टाइप किया है। नाउ दे नीडिंग अ ह्यूज फंड फॉर दैट स्ट्रक्चर, एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑल दैट, और उसके लिए उनको कैपिटल की जरूरत है। वो कैपिटल वो अकेले नहीं लेके आ पा रहे, एंड दैट्स द रीजन ओयो डिसाइडेड कि हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग आईपीओ लेके आएंगे, पब्लिक से पैसा लेंगे, उसी से वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जितना भी मुनाफा होगा वो हम लोग पब्लिक के साथ शेयर करेंगे। इवन फिलहाल के लिए देखा रहेगा ओयो हैज एक्चुअली अ ग्रेट फ्यूचर। उनका जो प्लान ऑफ लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अच्छे से वर्क ऑन होता है और इंप्लीमेंट भी हो रहा है, और ग्रोथ है वो वाले बिजनेस में। रीजन इज दैट अभी वर्ल्ड कप आ रहा है इंडिया में एंड ऑल दैट। वर्ल्ड कप आने पे चेक करो, जयपुर में मैचेस है, नहीं सॉरी गुजरात में मैचेस है, पुणे में मैचेस है, तो ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखा रहेगा जो रूम 5 स्टार होटल का 10,000 20,000 मैचेस के ड्यूरेशन पे, इसकी 10,000 या 20,000 के रूम की प्राइस हो चुके 1,10,000, 1,15,000। इतनी ह्यूज डिमांड, क्योंकि पता है बाहर से क्रिकेटर्स आते हैं, बाहर से पब्लिक आता है, ऑल ओवर इंडिया से, वर्ल्ड से पब्लिक आता है। क्रिकेट पैशन है इंडिया में, तो उन्होंने एडवांटेज लिया सिचुएशन का और रेट क्या कर दिए, बढ़ा दिए। अब तुम लोग थोड़ी 1,10,000 में जाओगे, बट ऑब्वियसली ओयो हैज टेकन द एडवांटेज। ओयो ने उल्टा मार्केटिंग किया, क्या कहा, 1,10,000 में जा रहे, 2 घंटे यहाँ पे आओ, स्टे करो, निकल जाओ, 5,000 दो, खत्म। दैट्स द ओनली थिंग, दैट्स द पार्ट। उन्होंने उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किया ना, तुमको क्या मैच ही देखना है ना, थोड़ी ना यहाँ रहने के लिए आए हो बस, तो मैच देखो, 5,000 दो। एब्सेंस ऑफ नॉलेज एंड एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं। ओए के अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चेक करोगे ना, तो जो पर्पस तुम लोग सोच रहे ना, उसमें से सिर्फ 10% रेवेन्यू आता है। ओके, साउथ में अगर चेक करोगे तो साउथ में सबसे ज्यादा मंदिर है, आप लोगों को पता है। और साउथ में जितने मंदिर है ना, अगर आप साउथ घूमने जाओगे तो बहुत सारे लोग ना, रामेश्वर, देन वो बालाजी, देन हाँ बहुत सारे मंदिर एंड ऑल दैट, वो एक एक दिन में कवर करते हैं। You don't have a time to properly book a room, stay over there, go to the मंदिर, take a दर्शन properly and then come back, ये उनका टाइम नहीं है। सबसे ज्यादा ओयो का सेल आपके जो केदारनाथ है वहां से, देन
साउथ के मंदिरों से जितने भी है, वहां से, साउथ इंडिया से, इनका सबसे ज्यादा सेल वहां पे हो रहा है कि आ रहे, रूम पे जा रहे, फ्रेश हो रहे, इमिडिएटली दे आर सबमिटिंग द रूम, दर्शन ले लिए, आगे अगले दर्शन के लिए चले गए। ये उनका मेजोरिटी रेवेन्यू सोर्स है। उसको खाली पीली बदनाम करके रखा हुआ है वो अलग चीज है, बट वो उनका मेजोरिटी रेवेन्यू सोर्स नहीं है, एंड दे आर ट्रिमेंडसली वर्किंग ऑन दैट। इनके कारण तुमको पता नहीं होगा, जब से ये ओयो के होटल सस्ते में अवेलेबल हुए हैं ना धर्मस्थल पे एंड ऑल दैट, क्योंकि एक तो धर्मस्थल होता है बट धर्मस्थल में उतनी क्लीननेस नहीं होती है, तो वी डोंट प्रेफर ओवर दैट, सो विल प्रेफर ओवर देयर स्मॉल होटल्स विद अ लेसर कॉस्ट। तो वहां पे ये लोग जा रहे हैं, वहां के अकोमोडेट करे। इसके कारण मैकडोनल्ड ने अपना मेनू बदला है। मैकडोनल्ड्स पहले वेज नॉन वेज और आउटलेट्स मिक्स आते थे, आप कहीं पे भी केदारनाथ या साउथ इंडियन साइड जाओ, मैकडोनल्ड्स लिखा है ओनली वेज, इवन जैन फूड्स आर सर्व। इन्होंने स्ट्रेटेजी बदला। इन्होंने कैसे स्ट्रेटेजी बदला? उन्होंने ओयो की स्ट्रेटेजीज फॉलो करके अपनी स्ट्रेटेजी बोली। बोले धर्मस्थल है, यहाँ पे नॉनवेज कौन खाएगा, यहाँ पे ज्यादातर दर्शन वाले, अगर मैं ओनली वेज लिखता तो उसके कारण मेरे पास क्राउड पुल आउट होगा, हो रहा है। मैकडोनल्ड्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड में से 80% चेन बंद है, सिर्फ 20% चेन चल रही है, वो भी इंडिया में। इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड मैकडोनल्ड लॉस में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई नहीं पूछ रहा उसको, सिर्फ इंडिया में चालू है, सिर्फ इंडिया में, और वो भी ज्यादातर कहां पे, ये वाली चीजों पे। लुक एट मैगी, मैगी आप चेक करोगे, अब लद्दाख ट्रिप के लिए जाओ, आप ऊपर की साइड पे ट्रिप, वहां सिर्फ मैगी ही मिल रहा है। तुम्हारा महाराष्ट्र में और गुजरात में मैगी का जितना सेल नहीं होता है, उसका 75% सेल ऊपर वाले पार्ट में कश्मीर, जम्मू साइड, वो साइड पे, दार्जिलिंग साइड पे होता है। 80% सेल वहां से आता है। तो नेस्ले ने बाद में यहाँ पे मार्केटिंग करना छोड़ दिया, ऊपर ही मार्केटिंग करे हर जगह, मैगी 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 मैगी, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा है। दे आर मार्केटाइजिंग इट इज। ओयो वालों ने दिमाग लगाया, इंडिया की पॉपुलेशन के बाद किधर पॉपुलेशन है, चाइना, चलो बिजनेस बिजनेस है, वहां कर यहाँ कर, क्या है किए उन्होंने टाइप। पॉपुलेशन जहां आता है वहां पे टाइमिंग के इश्यू आते हैं। आप लोग फिलहाल के लिए बारिश के सीजन में ट्रैक पे जा रहे हो, क्या भसड़ मची पड़ी है, भय भयंकर, बस रील पे दिखता सोलो, वहां पे जाने के बाद क्या है, पूरा खानदान, मतलब तू भी इधर है, बस दो चार लोग तो मेरे को इधर ही मिल जाते हैं, इधर ही है, सब लोग बड़े। नो दीज आर द थिंग्स कि आपको वो कैटेगराइज करना जरूरी है, सॉर्ट करना जरूरी है। ही इज डूइंग दैट थिंग कि हाँ पर्टिकुलर स्लॉट के हिसाब से अवेलेबल करके जाओ, तो इसके हिसाब से अवेलेबल हो रहा है। दे आर डूइंग देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो ओला हो गया, ओयो हो गया, देन देयर इज अ न्यू एक कंपनी एक और आ रही है, टाटा टेक्नोलॉजीज करके आ रही है, जिसका आईपीओ फिलहाल के लिए हाल ही में आ जाएगा एंड ऑल दैट, दैट इज अ अनलिस्टेड कंपनी। उसके अलावा रिलायंस की एक कंपनी है, रिलायंस मार्ट, आपने वो सेंट्रो देखा रहेगा ना, सेंट्रो रिलायंस ट्रेंड, दैट इज इवन अनलिस्टेड कंपनी। तो ये इसके शेयर आपके शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। सबसे बेस्ट आपका चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग इज अ कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी है, उसके भी वैल्यूएशंस बढ़ रहे हैं, बट वो अनलिस्टेड कंपनी है, उनके प्राइवेट ग्रुप में ही वो कंपनी है। जब लिस्ट होगा मेरे हिसाब से ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, सब लोग लेंगे उस कंपनी के शेयर। अभी फिलहाल के लिए अनलिस्टेड है। इज इट क्लियर अबाउट द टाइप्स, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, डन। रिमेनिंग टाइप्स अपन कल देखेंगे। चलो बाय 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 बाय। निकलो ना, लेगो।